नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन होगा। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग पर है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 उप विषयों पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परिप्रेक्ष्य, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं का युक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनके अलावा नशा मुक्ति, पर्यटन संवर्धन, राज्यों की ब्रांडिंग और भूमिका पर भी चर्चा की जा रही है। सम्मेलन का पहला संस्करण 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस वर्ष दिल्ली में आयोजित किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के बीच आज होगा त्रिपक्षीय समझौता। समझौते का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना है। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उल्फा के अरविंद राजखोवा नितवार्ता समर्थक गुट के शीर्ष नेता उपस्थित रहेंगे। इस समझौते में असम में लंबे समय से लंबित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा समझौते के तहत मूल निवासियों को सांस्कृतिक सुरक्षा और भूमि अधिकार भी प्रदान किए जाएंगे। हालांकि परेश बरुआ ने तो उल्फा का कट्टरपंथी धड़ा इस समझौते का हिस्सा नहीं होगा। सरकार की ओर से उल्फा गुट से बातचीत करने वाले अधिकारियों में खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और पूर्वोत्तर मामलों पर सरकार के सलाहकार AK मिश्रा शामिल हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की अलग अलग बैठकें आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होंगी। दिल्ली में जदयू की बैठक को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बैठक में शामिल होने के लिए जेडीयू के तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बैठक पर सबकी नजर है। दोनों बैठकों में 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। आज होने वाली बैठक से पहले कल जनता दल यू के शीर्ष नेताओं के बीच विचार विमर्श का दौर पूरे दिन चलता रहा। कल दिन भर जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के इस्तीफे की अफवाह उड़ती रही। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही ललन सिंह ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद नीतीश और ललन सिंह साथ ही पार्टी दफ्तर निकले, जहां दोनों ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने महाराष्ट्र ISIS आतंक गिरोह मामले में 6 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। NIA ने अपनी जांच में इस मामले में एक बड़े षड्यंत्र का पता लगाया है। इसका मकसद भारत में ISIS की विचारधारा का दुष्प्रचार करना था। पंजाब के अमृतसर जिले में एक और पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया है। कथित तौर पर इस ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार तस्करी के लिए किया जा रहा था। खुफिया जानकारी के आधार पर BSF, पंजाब के जवानों और अमृतसर पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान में ये ड्रोन गांव रोरनवाला में बरामद किया गया है। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्री आज शपथ लेंगे। केरल कांग्रेस BK KB गणेश कुमार और कांग्रेस SK रामचंद्रन कड़नपल्ली आज नए मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हाल ही में 2 मंत्रियों ने विजयन कैबिनेट से इस्तीफा दिया। इसमें पोत मंत्री अहमद देवरकोविल और परिवहन मंत्री एंटनी राजू शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने गुना बस दुर्घटना पर सख्त कार्रवाई करते हुए गुना के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और परिवहन विभाग के प्रधान सचिव का स्थानांतरण कर दिया है। समय पर दमकल नहीं पहुंचाने के कारण गुना के जिला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच हादसे की निष्पक्ष जांच के लिए 4 सदस्यों वाली समिति का गठन किया गया है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नीना सिंह को सीआईएसएफ का पहला महिला महानिदेशक नियुक्त किया है। उनके अलावा आईपीएस अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं आईपीएस अधिकारी राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक बनाया गया है। राहुल रसगोत्रा की तैनाती सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 30 सितंबर 2025 तक के लिए की गई है। डीएमडी के पार्टी के संस्थापक विजयकांत को आज शाम 4:45 पर चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में दफनाया जाएगा। तमिलनाडु के पूर्व विपक्षी नेता कैप्टन विजयकांत का कल चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निमोनिया के कारण निधन हो गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किए जाने की घोषणा की है। विजयकांत के पार्थिव शरीर को सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए आइलैंड ग्राउंड अन्ना सलाई में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन रखा गया है। पीएम मोदी नई अमृत भारत रेलगाड़ियों और वंदे भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना करेंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री नवनिर्मित अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या शहर को फूलों से सजाया जा रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रामनगरी अयोध्या में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। रामनगरी अयोध्या को शराब मुक्त घोषित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि श्री राम की नगरी में 84 कोस की परिधि के मार्ग पर शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस मार्ग से अब शराब की सभी दुकानें हटाई जाएंगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। इस बीच अयोध्या में विष्णु शंकर टीम ने रंगमहल मंदिर में भगवान श्री राम की स्तुति के लिए शंख बजाया, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। अयोध्या में राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। महिला कार्यकर्ता राम मंदिर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की सफाई और घिसाई का कार्य कर रही हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में देश भर से आई वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है। मंदिर में स्थापित करने के लिए रामेश्वरम से 600 किलोग्राम की घंटी लगाई गई है। जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी की यात्रा में भक्तगणों की लगातार बढ़ती संख्या से यहां 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। प्रतिदिन करीब 40 से 45 हजार श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। वर्तमान में जिस तेजी से मां वैष्णो देवी तीर्थ में भक्तों की संख्या बढ़ रही है, उम्मीद है कि आगामी वर्ष में यहां आने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 1 करोड़ की संख्या को पार कर जाएगा। भगवान शिव की नगरी काशी में काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान तमिलनाडु से विभिन्न समूहों के तहत लोग काशी आ रहे हैं। तमिल लेखक समूह के प्रतिनिधियों ने काशी के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक ऐतिहासिक काल भैरव मंदिर का दौरा किया। इस दौरान दल के सदस्यों ने बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन भी किया। काशी तमिल संगमम के तहत कार्यक्रम में तमिलनाडु के विभिन्न उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। तमिलनाडु के व्यापारियों द्वारा लगाए गए यह स्टॉल काशी के लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता भी कम हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर भारत में तमाम राज्यों में और घना कोहरा जारी रहने का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अगले 2 दिनों तक बहुत घने कोहरे की आशंका जताई गई है। कोहरे के कारण कई जगहों पर हवाई यातायात और ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भी घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आज सुबह कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की गई। पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्चुअल असेट्स और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में काम करने वाली कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए भारत सरकार ने 9 बड़ी दिग्गज कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
वित्त मंत्रालय के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने इन सभी कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही आईटी मंत्रालय को इन सभी 9 कंपनियों के यूआरएल को तुरंत ब्लॉक करने का निर्देश भी दिया है। यूआरएल ब्लॉक होने के बाद यह इन कंपनियों के वेबसाइट काम नहीं कर पाएंगे और वर्चुअल एसेट्स के लेन देन, फिएट करेंसी के आदान प्रदान और क्रिप्टो करेंसी में किसी भी तरह के लेन देन पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। कंपनियां बिना किसी पंजीकरण के भारत में कारोबार कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत पंजीकृत न होने की वजह से ये कंपनियां गैर कानूनी तरीके से भारत में कारोबार कर रही थी। केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एप्पल का फोन हैक करने की चेतावनी के बारे में सरकार के रुख को लेकर अमेरिकी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट खारिज कर दी। अमेरिकी अखबार में प्रकाशित इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने कंपनी से अक्टूबर में जारी हैक को लेकर दी गई चेतावनियों के राजनीतिक प्रभाव को कम करने में मदद करने को कहा था। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। इसरार अहमद ने भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ FIO के कार्यवाहक अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति स्थायी अध्यक्ष के चुनाव तक प्रभावी होगी। माल एवं सेवा कर अधिकारियों को वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वार्षिक रिटर्न में विसंगतियों के लिए मांग नोटिस जारी करने के लिए दिया गया समय बढ़ा दिया गया है। सरकार ने मांग नोटिस संबंध में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए समय सीमा 30 अप्रैल 2024 तक और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि वैश्विक शासन की जटिलताएं 2024 में नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगी, लिहाजा अधिक व्यवधानों और उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहने की जरूरत है। चंद्रशेखरन ने टाटा समूह के कर्मचारियों को भेजे अपने नव वर्ष संदेश में समूह के लिए निष्पादन, ग्राहक संतुष्टि और प्रौद्योगिकी को अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि समूह अगले वर्ष में अपनी रूपांतरकारी सफर पर आगे बढ़ने जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की इकाई DGFT अगले 15 से 30 दिन में वॉलमार्ट जैसे विभिन्न वैश्विक ऑनलाइन मंचों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। समझौते के तहत चिन्हित जिलों में सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों यानी कि MSME को डिजिटल कैटलॉग बनाने और ई-कॉमर्स मंचों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि क्षमता निर्माण सत्र से MSME इमेजिंग, अपने उत्पादों के डिजिटल कैटलॉगिंग और कर सलाहकार सहित अन्य चीजों के बारे में सीख सकेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लाल सागर में समस्याओं के कारण चावल निर्यात प्रभावित हुआ है। हालांकि दिसंबर का निर्यात आंकड़ा आने के बाद ही स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के अपने दौरे के अंतिम दिन सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बैकलॉव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के कदमों की सराहना की। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में इंडियोलॉजिस्ट के एक समूह से संवाद किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने आपसी सहयोग बढ़ाने के इंडियोलॉजिस्ट द्वारा सुझाए गए पहलों और विचारों की सराहना की। कतर में 8 भारतीयों को सुनाई गई मौत की सजा हटा दी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दायरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत ने निचली अदालत के निर्णय को संशोधित करते हुए सजा कम की है।
विदेश मंत्रालय ने कहा, इस मामले की सुनवाई की गोपनीयता और संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा, निर्णय के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है और अगले कदम के बारे में वह कानूनी टीम और भारतीय नागरिकों के परिवारों से संपर्क बनाए हुए है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कार्मिकों को कतर की एक अदालत ने मृत्युदंड सुनाया था। वे प्राइवेट कंपनी अल दहरा में काम कर रहे थे और उन्हें पिछले वर्ष अगस्त में कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 30 यात्रियों को ले जा रहा सोवियत काल का एंटोनोव 24 विमान गुरुवार को पायलट की गलती के कारण रूस के सुदूर पूर्व में एक हवाई अड्डे के पास जमी हुई नदी पर उतर गया। पूर्वी साइबेरियाई परिवहन अभियोजक के एक प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि प्रारंभिक जानकारी में इस घटना का कारण चालक दल की खामी देखी जा रही है। ब्रिटेन में गेरिट तूफान से भारी तबाही हुई है। इस दौरान तेज हवाओं के कारण लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर एक विमान हादसे का शिकार होने से बच गया। रनवे पर उतरने के दौरान विमान ने कई झटके खाए। गेरिट तूफान से स्कॉटलैंड और उत्तरी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में घरों को काफी नुकसान हुआ है। ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। हजारों घरों की बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा दायर किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरोप लगाया है कि इन्होंने अखबार की लाखों खबरों और लेखों का मुफ्त उपयोग कर अपने एआई चैटबॉट मॉडल विकसित किए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि वह भारी निवेश कर पाठकों के लिए सामग्री तैयार करता है, लेकिन ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट इसका मुफ्त इस्तेमाल कर मुनाफा कमा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को पुलिस रिमांड पर देने के बजाय रावलपिंडी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने 9 मई की हिंसा से जुड़े नए मामलों में कोर्ट से कुरैशी का 30 दिन का रिमांड मांगा था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बुधवार को साइबर मामले में अदियाला जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया के समुद्र तट को तेज तूफान ने हिला दिया है। प्रशांत महासागर में तूफान के कारण तटवर्ती कुएं बह गए, जिससे बाढ़ आ गई और उत्तरी कैलिफोर्निया के कई इलाके लोगों को खाली करने के आदेश दिए गए। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार मध्य और उत्तरी कैलिफोर्निया तटरेखा के साथ तटरेखा काउंटियों के लिए 28 से 33 फीट की ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी गई है। दक्षिण अफ्रीका ने सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में भारत को 1 पारी और 32 रन से हरा दिया है। दूसरी पारी में पूरी भारतीय टीम 131 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मैच के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बयान, दक्षिण अफ्रीका को हल्के में लेना पड़ा भारी। बोले, भारतीय खिलाड़ी कंडीशन के हिसाब से खुद को ढालने में रहे नाकाम। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में हुए इस मुकाबले में हार के बाद भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में बांग्लादेश से भी नीचे पहुंच गई है। भारतीय टीम अब 5वें स्थान पर आ गई है। भारत को बॉक्सिंग डे टेस्ट में हराने के बाद दक्षिण अफ्रीका के 100% अंक हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 1 मैच जीता है और उसके 12 अंक हैं। कैपटाउन टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका। चोट के चलते कप्तान तेम्बा वुमा दूसरे टेस्ट से हुए बाहर। 3 जनवरी से शुरू होने वाले सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मुकाबले में डीन एल्गर करेंगे कप्तानी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने भारत को 6 विकेट से हराने में सफलता पाई। जीत के लिए 283 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 47वें ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी 262 रन पर सिमटी पाकिस्तान के सामने 317 रन का लक्ष्य। 5 जनवरी से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी के लिए दिल्ली की कप्तानी की बागडोर एक बार फिर यश ढुल के हाथों में। पहले 2 मुकाबलों में करेंगे कप्तानी, वहीं आयुष बदोनी रहेंगे उप कप्तान। मौजूदा विश्व चैंपियन स्वीटी बुरा ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुई 7वीं इलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। स्वीटी ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता जास्मिन ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाली जास्मिन ने फाइनल में पंजाब की सिमरनजीत कौर को 4-3 से हराया। चंडीगढ़ में व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप में पंजाब और चंडीगढ़ की टीमें खेल रही हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने लीग में शीर्ष पर पहुंचने का मौका गंवाया। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने 2-0 से दी मात। प्रीमियर लीग के ही एक अन्य मुकाबले में ब्राइटन ने टॉटनहम हॉटस्पर को 4-2 से हराया। ब्राइटन की ओर से जोआओ पेड्रा ने मुकाबले में पेनल्टी के जरिए किए 2 गोल। रामायण जैसे ऐतिहासिक शो रचने वाले डायरेक्टर रामानंद सागर की आज जयंती है। कई बेमिसाल शो हमें देने वाले रामानंद सागर भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके काम की वजह से उन्हें आज भी कई लोग याद करते हैं। साउथ अफ्रीका के दिग्गज संगीतकार और नाटककार मेम्पोकनी नकेमा का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया है। अपने करियर के दौरान बतौर निर्माता, लेखक, संगीतकार और गीतकार के रूप में खास पहचान उन्होंने बनाई। उनके निधन से यकीनन तौर पर इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। रिलीजिंग के 1 सप्ताह बाद भी शाहरुख खान की डंकी को रफ्तार नहीं मिल रही है। फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन करते हुए 151 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। क्रिसमस के मौके पर कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 वकीलों ने अभिनेता रणबीर कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अभिनेता राजकुमार राव सीरीज गन्स एंड गुलाब्स के पहले सीजन में अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के बाद जल्द ही सीरीज के दूसरे सीजन में धमाल मचाने वाले हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स द्वारा एक वीडियो जारी कर दूसरे सीजन के बारे में जानकारी साझा की गई है। मशहूर फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने धमकी मिलने के बाद एक व्यक्ति के खिलाफ विजयवाड़ा में शिकायत दर्ज करवाई है। हाल ही में एक व्यक्ति ने फिल्म व्यूम की आलोचना करते हुए निर्देशक राम गोपाल वर्मा को क्षति पहुंचाने 1 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म चंदू चैंपियन की शूटिंग में व्यस्त फिल्म निर्माता कबीर खान ने अपनी अगली फिल्म की कहानी भी तय कर ली है। उनकी अगली फिल्म बब्बर शेर होगी। इसकी कहानी उन्होंने अपने साथी लेखक सुमित अरोड़ा के साथ मिलकर लिखी है। अपनी मौत की झूठी खबरों से परेशान होकर हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक साजिद खान ने एक वीडियो साझा कर सभी खबरों को अफवाह बताया है। साजिद ने कहा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। मेरी मौत से जुड़ी सारी खबरें सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए फैलाई जा रही है। प्रभास स्टारर फिल्म सालार ने रिलीजिंग के महज 6 दिन के भीतर वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शानदार प्रदर्शन करते हुए 297 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। सलमान खान फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ अपकमिंग मूवी में नजर आने वाले हैं। सलमान की नेक्स्ट मूवी की शुरुआत 29 दिसंबर यानी आज से होने जा रही है। कथित टाइटल द बुल के नाम से इस मूवी को जाना जा रहा है। भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता राजेश खन्ना की जयंती आज है। उनके शानदार करियर में आनंद, स्वर्ग, नमक हराम और कई अन्य प्रतिष्ठित कार्य शामिल हैं। राजेश खन्ना ने दशकों तक सिनेमाई दुनिया पर राज किया है।
राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना का भी आज जन्मदिन है। एक्ट्रेस पिछले काफी सालों से फिल्मी दुनिया से दूर है, लेकिन ट्विंकल खन्ना अब राइटर बन चुकी हैं। उन्होंने अब तक अपनी 4 किताबें लिखी हैं। 29 नवंबर 2023 को एक्ट्रेस की चौथी किताब वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च हुई थी। और एक्सप्रेस न्यूज में